कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है, तो आज का हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें सीडीपी का 29 दिसंबर 2022, क्योंकि हर सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश संस्कृत, और सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर से कम आपका 5 से 10 नंबर या 15 नंबर भी कभी कभी पेपर रिवाइज होता है। यूपी टेट में जो 23 में जो 2021 में पेपर हुआ था, 2017 का पूरा पेपर छप गया था, तो हो सकता है कि सीडीपी में भी ऐसा भी हो जाए कि प्रीवियस पेपर से कम आपका क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाए। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो आज का हम करेंगे सीडीपी का 29 दिसंबर 2022 का पेपर सॉल्व, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है। ऑप्शन है ए केंद्र से बाएं, बी पैर से सिर, सी आपका विशिष्ट से सामान्य, डी जटिल से सरल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा एक केंद्र से बाहर की ओर बच्चों का विकास होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। केंद्र से बाहर की ओर हम क्या बोलेंगे, निकट दूर नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और मस्तकोद्मुखी जो है, जिसको ये है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ये इस नियम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। किसमें, मस्तकाधुमुखी में, मतलब सिर से पैर की ओर होगा विकास, सिर से पैर की ओर विकास होगा। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि शिशु पहले सिर से उठता है, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ करता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ करता है। किसमें होता है आपका, ये आपका होता है मस्तकाधोमुखी नियम, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप बोलेंगे सिर से पैर की ओर का नियम। ठीक है, और केंद्र से बाहर को क्या बोलेंगे, निकट दूर नियम। इसमें हम पढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र की छोर से की ओर होता है। केंद्र से, जो आपका केंद्र है, इस केंद्र से छोर की ओर होता है। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा। पहले पेट छाती की ओर विकास होगा, फिर बाह और पैर की विकास होगा, अंत में उंगलियों का विकास होता है। इसको कौन सा हम बोलेंगे, आपको निकट दूर नियम बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे केंद्र से बाहर, और इसको हम बोलेंगे सिर से पैर की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। संवेदीगामक अवस्था जो होती है कितने वर्ष की होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ये आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। अब हम देखते हैं कि संवेदी प्रयोग में क्या होता है कि शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसको जीववादी अवस्था भी बोलते हैं। इसमें कि प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्तित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों का विकास समन्वित नहीं कर पाता। थर्ड आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम हो जाता है। कौन सी अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ये अवस्था ऐसी होती है, सोचता बच्चा कि जैसा हम दुनिया को देखते हैं सब वैसी देखते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक चिंतन भी विकसित होता है। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी सोच होती है। इस चरण में बच्चे संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा या अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल कर लेते हैं। मतलब बच्चा किसी भी चीज़ को वर्गीकरण कर सकता है आपका, जैसे कि क्रमबद्ध कर सकता है आपका बच्चा। नेक्स्ट आपका बच्चे वस्तु या घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, समस्याओं को समाधान भी करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। अगर उनकी कोई भी चीज़ आएगा, किसी चीज़ को तर्क के अनुसार ही सोचेंगे, मतलब तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं।
इस अवस्था में वस्तुओं का श्रेणियों में व्यवस्थित करने का सक्षम हो जाते हैं। श्रेणी में मतलब छोटा सा बड़ा 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 करते जाएंगे, श्रेणी में करते जाएंगे बच्चे का संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता, संचलन और संक्रामकता की अवधारणा को प्राप्त कर लेते इस अवस्था में। इस अवस्था में क्या रहती है बच्चे का, तो संरक्षण करने की क्षमता इस अवस्था में प्रमुख विशेषता होती है। कौन सी अवस्था, तो संरक्षण करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है ए, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, बी आपका कागज को आड़ा टेढ़ा जिग-जैग तरीके से काटना, सी धागे में माला पिरोना, डी खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो स्थूल गत्यात्मक बारे में पूछा गया है, ये कौन सा होगा आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, खंभे की फुटबॉल को लात मारना क्या हमारा स्थूल गामक है। बाकी जो हाथ से पकड़ने वाला कार्य है ये आपका सूक्ष्म गत्यात्मक अवस्था है। गत्यात्मक कौशल है, जैसे हाथ से ड्राइंग करना, लिखना, सुई में मोती पिरोना, ये सब क्या है आपका सूक्ष्म है। फुटबॉल खेलना, दौड़ना, रेस्ट करना, ये सब क्या, क्रिकेट खेलना, ये सब क्या हमारा स्थूल गत्यात्मक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। आपके हर पेपर में CDP हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हर पेपर में अभिकथन और कारण कम से कम आपको 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। ये आपके नंबर जो है, ये क्वेश्चन जो आपके हाथ का नंबर है, बिल्कुल आप पढ़िए, सोच समझ के इसको आंसर देंगे तो कहीं गलत नहीं होगा। अभिकथन है कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। बात तो सही है। नेक्स्ट है कि कारण क्या है, परिवार बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक कारक हैं। अब हम देखते हैं कि सही है या गलत। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों सही हैं। डी आपका ए और आर दोनों गलत हैं, तो राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की सिखानी चाहिए। कौन सी है आपका, ऑप्शन है ए संरक्षण, बी अनुक्रमता, सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, डी आपका तार्किक अनुप्रयोग। ये 3 से 6 वर्ष को हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था भी कह सकते हैं। ये कौन सी होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें कौन सा होगा आपका आंसर, ऑप्शन जगह ये सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ऑप्शन है ए पाढ़, बी वस्तु अस्तित्व, सी स्कीमा, डी आपका समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। स्कीमा का प्रयोग किसने किया है, जीन पियाजे ने। पाढ़ का किसने किया है, वाइगोत्स्की। और GDP जिसको हम MKO समीपवर्ती बोलते हैं, इसके भी वाइगोत्स्की ने किया है। वस्तु अस्तित्व किस में होता है आपका, संवेदी गामक अवस्था में होता है, जो जीन पियाजे की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास किस स्तर पर है, तो किस स्तर पर है। ऑप्शन देखते हैं, ए परंपरागत, बी पूर्व परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी आपका औपचारिक परंपरागत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी पूर्व परंपरागत अवस्था में की स्तर पर है। ठीक है, इनके कितने स्तर हैं आपके, तो 3 स्तर हैं। कौन कौन से आपका, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का पाठ प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन है ए उनमें असफलता का भय पैदा करके,
बी उनमें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, सी प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, डी उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, उन्हें प्रश्न का आधा जो समाधान होता है ये क्या होता है हमारे लिए पाठ का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसको हम टेम्पररी हेल्प बोलते हैं, ये वाइगोत्स्की का मचान का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, बी हावर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, सी जीन पियाजे पाढ़, डी आपका लॉरेंस कोहलबर्ग समयगात्मक परिपक्वता। इसने पूछा कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। इसमें सही युग्म क्या है? पाढ़ तो वाइगोत्स्की ने किया, ये तो गलत हो गया। लॉरेंस का नैतिक विकास है, गार्डनर का ये गलत है, तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन होगा ए, लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण है। हावर्ड गार्डनर क्या है आपका? बहुबुद्धि के सिद्धांत है। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में किससे समुन्नत करती है? ए ज्ञान सृजन की चाह, बी विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सी आपका सामाजिक संदर्भों से अलगाव, डी विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्ञान सृजन की चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? ऑप्शन है ए अंतः व्यक्तिगत, बी अंतर व्यक्तिगत, सी शारीरिक गति संवेदी, डी संगीतात्मक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका सी शारीरिक गति संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम और प्रश्न पूछने के अवसर दे रहे हैं। यह सीधा प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है ए जेंडर सशक्तिकरण, बी जेंडर समानता, सी जेंडर पक्षपात, डी जेंडर समृद्धता। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसका परिणाम है? ऑप्शन है ए केवल आनुवंशिकता का, बी केवल पर्यावरण का, सी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का, डी न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण का। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन है ए आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, बी रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, सी मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, डी अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? ऑप्शन है ए खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अवसायिक चिंतन शामिल हो, बी वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, सी एक शब्द वाले जवाब वाले प्रश्न, डी वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण होना शामिल हो। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें बच्चे अवसायिक चिंतन अगर खुले में कोई प्रश्न देते तो बच्चा अपने हिसाब से जवाब देता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है ए मानकीकृत पाठ्यचर्या, बी रूढ़िबद्धता को बढ़ावा, सी अगम्य इमारती ढांचा, डी आपका विविधता को स्वीकृत। तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, विविधता को स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। अभिकथन की सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। कारण है और पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है।
और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? ए अधिगम विशिष्ट, बी संवेदी, सी व्यवहारात्मक, डी गत्यात्मक। तो ये कैसा है आपका अधिगम विशिष्ट का विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं पठन वैकल्य को कौन से किस करते हैं हम आपको, तो डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया से लिखिए तो कैसे करते हैं, डिसग्राफिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? ए बाधित संप्रेषण, बी दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, सी उच्च स्तरीय शब्द भंडार, डी परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका बाधित संप्रेषण, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन है ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, बी मानकीकृत निर्देशन देकर, सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को उपेक्षा करके। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है ए संदर्भ से हटकर, बी अप्रशासनिक, सी बहुत ही अमूर्त, डी संयोजित। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी संयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक इस स्थिति को प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन है ए सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, बी इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, सी विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, डी नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते उन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ए विद्यार्थियों को सीखने की तत्परता, बी सेकेंड है विद्यार्थियों की सामाजिकता सांस्कृतिक संदर्भ, थर्ड है आपका विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी तीनों सही हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका डी 1 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान और समझ बनाने का अवसर प्रदान करता है, वह डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक तर्क, 2 आपका तार्किक चिंतन, थर्ड है कंठस्थीकरण, डी आपका अनुकरण। आपका ऑप्शन है कि केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 2 और 4 सही है, डी 3 और 4 सही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ए व्याख्यान, बी पूछताछ से चर्चाएं, डी खोज अन्वेषण। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण है शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ए सही है लेकिन आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? ए कार्यात्मक स्थिरता, बी अस्थायी चिंतन, सी केंद्रित ध्यान, डी सादृश्य मूलक चिंतन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? ऑप्शन है ए अधिगम असहायता, बी मस्तिष्क सुघटता, सी उच्च स्तरीय अस्मिता, डी संबद्धता का अभाव। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अधिगम असहायता को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो ऑप्शन है ए विद्यार्थियों में असफलता के प्रति चिंता पैदा करे, बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, सी उन्हें प्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करे, डी केवल उच्च स्तर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान है किस प्रकार का है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, बी युक्तियों के प्रयोग के बारे में सक्षम की व्याख्या करता है, सी मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना, डी आपका किस समस्याओं समाधान की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना इसका राइट आंसर है। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। 29 दिसंबर 2022 का सेट कंप्लीट हो गया CDP का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।